दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट ज्योग्राफी विषय के पीवाईक्यू पर चर्चा कर रहे हैं। यानी विगत वर्षों में यूजीसी नेट के एग्जाम्स में भूगोल को लेकर किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है, क्या पैटर्न रहा है, और आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी की है उस तैयारी को आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर बहुत बेहतर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू को सॉल्व करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं आप उसे ठीक तरीके से प्रश्नों को हल करने के क्रम में यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं किसी भी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें कवर की हैं, सारे टॉपिक पढ़े हैं, और दूसरा पीवाईक्यू आपने सॉल्व किए हैं नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में एक बेहतर आउटपुट देगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ही हमने इस सेगमेंट को, इस सीरीज को शुरू किया है, ताकि आपको सारी यहाँ पे जितने भी डाउट्स हैं, कोई फैक्ट है, कोई कंसेप्ट है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमने लगातार वर्ष 2013 से लेकर 2024 तक के प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी के लगभग 150 से भी अधिक प्रश्न, और इसके साथ ही जियोमॉर्फोलॉजी के अलावा जलवायु विज्ञान, ठीक है, जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी से जुड़े हुए भी जितने प्रश्न हैं वो हमने दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर दिया है। आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, उस पर सर्च कर लीजिएगा, सेगमेंट वाइज आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे, उनके आंसर मिलेंगे, उनसे जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट हो सकते हैं, उस प्रश्न को और कैसे फ्रेम किया जा सकता है, ये सारी चीजें वहां आपको मिल जाएंगी। हम अब हमारे तीसरे सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, जो है समुद्र विज्ञान, ओशिनोग्राफी। समुद्र विज्ञान से जुड़े हुए अब प्रश्नों की श्रृंखला वर्ष 2024 से शुरू हो गई है। हमने 2024 तक के कुछ प्रश्नों को हल कर लिया है। 23 से अब हम पीछे की ओर चलेंगे और विगत वर्षों के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? प्रश्न को ठीक से पढ़ना है। पूछा क्या जा रहा है? सही नहीं है। अब आपको बताना है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे महासागरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहला कथन है, विगत कुछ दशकों से महासागर का कम अम्लीय होना। यानी क्या विगत कुछ दशकों से जो महासागर है वे कम अम्लीय हो गए हैं। दूसरा कथन है, पिछली शताब्दी के दौरान समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हुई है। तीसरा कथन है, 1880 से समुद्री जल स्तर में 1 इंच के लगभग 1/10वें भाग की दर से वृद्धि हुई है। और चौथा कथन है, महासागर आगामी वर्षों में कम कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों से आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपके पास विकल्प क्या है? ए है केवल 1 और 2, दूसरा विकल्प है केवल 1 और 3, तीसरा विकल्प है केवल 2 और 3, और चौथा विकल्प है 1 और 4। ये प्रश्न यूजीसी नेट मार्च 2023 के प्रश्न पत्र में पूछा गया। देखिए, जलवायु परिवर्तन हालांकि बीते कुछ दशकों से बहुत बड़ी समस्या निकलकर सामने आई है, लेकिन हाल के वर्षों में इसके कई नकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, जिसके फलस्वरूप अब सारे वैश्विक लेवल पर जितने भी वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेत्ता हैं, पर्यावरणविद हैं, वो सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए। ठीक है, और इसी कम करने के क्रम में ग्लोबल वार्मिंग और इनसे जुड़ी हुई जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनके उत्पादन, इनका जो हमारे वायुमंडल में लगातार इनकी मात्रा जो बढ़ रही है, इनका जो सांद्रण बढ़ रहा है, इसकी कमी की ओर ये ध्यान दे रहे हैं, और सभी वैश्विक लेवल पर जितने भी देश हैं उनको ये जिम्मेदारी दिला रहे हैं कि अगर हमें जलवायु परिवर्तन को कम करना है तो ऐसे ऐसे कदम उठाने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न इसीलिए पूछा गया था क्योंकि जलवायु परिवर्तन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, और देखिए, हो सकता है आने वाले समय में भी इस तरीके के प्रश्नों को फ्रेम किया जाए, इसलिए प्रश्नों को ठीक से हल करना है। पहला कथन क्या है? विगत कुछ दशकों से महासागर कम अम्लीय बन गए हैं। देखिए, महासागर क्या विगत कुछ दशकों से कम अम्लीय हो गए हैं? क्या है महासागर का अम्लीय होना? क्या है महासागर के अम्लीय होने का मतलब है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ रहा है। अमूमन यही कहा जाता है
कि अगर महासागर के अम्लीय होने की बात की गई है, यहां तो कहा गया कम अम्लीय हो गए हैं, तो क्या यह कथन सही है? ध्यान रखिएगा, महासागर लगातार अधिक अम्लीय होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महासागर कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। हम सभी जानते हैं महासागर क्या करते हैं? कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, और हमारे वातावरण में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण लगातार बढ़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण के बढ़ने की वजह से जो महासागर है वे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने लगे हैं, जिसकी वजह से महासागर अधिक अम्लीय हो गए हैं। तो महासागर अब अधिक अम्लीय होते जा रहे हैं क्योंकि वे वायुमंडल से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक इसका मुख्य कारण है। दूसरी बात, हम सभी जानते हैं तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, ये पार्थिव विकिरण के लिए क्या है? अपारदर्शी है। हमने पिछले सेशन में पढ़ा है। ये यहाँ पर इस तापमान को रोक कर रखता है, और इसके तापमान की रोक कर रखने की वजह से जो पृथ्वी है, यहाँ चूंकि अब इन किरणों के लिए अपारदर्शी है वायुमंडल, तो ये यहाँ पर तापमान को रोक कर रखती हैं। इसकी वजह से ये हिस्सा क्या हो गया? गर्म हो गया है, और इनके गर्म होने की वजह से जो महासागर का तापमान है वह भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पिछली शताब्दी के दौरान समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हुई है, यह कथन सही है। विगत कुछ दशकों से महासागर इनकी जो अम्लीयता है वह कम हुई है, यह कथन गलत है। ठीक है, तीसरा, 1880 से समुद्री जलस्तर में 1 इंच के लगभग 6/10वें भाग की दर से वृद्धि हुई है, यह कथन बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखिएगा कि जब वैश्विक लेवल पर चर्चा हुई कि क्या यह बात सही है कि जो समुद्री स्तर है उसमें वृद्धि देखने को मिली है, तो देखिए जैसे जैसे वैश्विक तापन बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। न केवल ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जैसे जैसे तापमान बढ़ती है तो समुद्री सतह क्या होती है? समुद्र जो जल है वह फैलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो तीसरा कथन है कि 1880 के बाद क्या वैश्विक स्तर पर समुद्र तल में ये देखने को मिला है कि इसका लगभग 1 इंच के लगभग 6/10वें भाग में इधर में वृद्धि हुई है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। यह कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले यदि हम उसकी बात करें, सेंटेंस की बात करें, महासागर आगामी वर्षों में कम कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करेंगे, यह कथन गलत है। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि जब विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ध्यान रखें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसने अपनी रिपोर्ट निकाली वर्ष 2022 में, और जब इसने वर्ष 2022 में अपनी रिपोर्ट निकाली तो अपनी रिपोर्ट में इन्होंने साफ कहा कि वर्ष 2013 से लेकर 2021 के बीच यदि हम देखते हैं, वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2021 के बीच यदि हम देखते हैं, तो लगातार जो महासागर हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती हुई नजर आई है। तो उन्होंने कहा कि जब 2013 से 21 के बीच में समुद्र स्तर में इतनी ज्यादा इसकी स्तर में इसकी वृद्धि देखने को मिली है, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि भी देखने को मिली है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ऐसे आगे नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आने वाले समय में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण की बढ़ने की संभावना ज्यादा है। इसे कम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो यहाँ चौथा कथन क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए, गलत हो जाएगा। 1 और चौथा कथन यहाँ गलत है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है, केवल 1 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, परिवेशी तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को कम करने के लिए निम्नलिखित में से 2 महासागरीय धाराएं उत्तरदायी हैं। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? परिवेशी तटवर्ती क्षेत्रों की बात की गई है, तटवर्ती रीजन, तटवर्ती क्षेत्रों की बात की जा रही है कि कौन सी 2 महासागरीय धाराएं हैं इन 4 में से, 5 में से, जो इसके तापमान को कम करती हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है बेंगुला धारा, ऑप्शन दूसरा है क्यूरोशिवो धारा, ऑप्शन तीसरा है ब्राजील धारा, फोर्थ है कनारी धारा, 5वां है गल्फ स्ट्रीम। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी केवल 4 और 5। ये प्रश्न अक्टूबर 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इन प्रश्नों को पूछने का मुख्य मकसद यही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की जलधाराएं होती हैं। ठीक है, और इन जलधाराओं की दिशा क्या है। जब हम बात करें, देखिए पूछा क्या जा रहा है, महासागरीय धाराएं,
यानी अब आपको पता होना चाहिए कि महासागरीय धाराएं क्या हैं। तो महासागरीय जल के एक निश्चित सीमा, महासागरीय जल तो बहुत विस्तारित है। इस महासागरीय जल के एक निश्चित सीमा, एक निश्चित दिशा में, एक तो निश्चित सीमा होनी चाहिए, एक निश्चित दिशा होनी चाहिए। इस निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली जो जल की मात्रा है वही जलधारा कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जलधारा के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? एक निश्चित सीमा और दिशा में तीव्र गति से प्रवाहित हो तो हम इसे क्या कह देते हैं? धारा कह देते हैं या जलधारा कह देते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि पूरी दुनिया में दो प्रकार की जलधाराएं पाई जाती हैं, एक तो गर्म जलधारा, दूसरी ठंडी जलधारा। तो वे जलधाराएं जो पृथ्वी में गर्म स्थान से, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का तापमान है, सूर्याताप है, वो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है कहाँ? भूमध्य रेखा में, है ना। तो इस वाले रीजन से जो जलधाराएं उत्पन्न होंगी भूमध्य रेखीय क्षेत्र से, विषुवतीय क्षेत्र से, ये जलधाराएं क्या होंगी? ये जलधाराएं गर्म जलधाराएं होंगी। ये जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और यहां से यानी ध्रुवों के आसपास जो रीजन है, यहां से जो जलधाराएं बहेंगी उन्हें ठंडी जलधाराएं कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं, ध्रुवों की ओर जाती हैं, और जो ठंडी जलधाराएं हैं वो ध्रुवों से निम्न अक्षांशों की ओर या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर आती हैं। जब गर्म जलधाराएं यहाँ से इस तरफ प्रवाहित होती हैं, ठीक है, ऐसे दक्षिणी वाले गोलार्ध में भी जब गर्म जलधाराएं इस तरीके से प्रवाहित होकर जाती हैं तो बीच में जो भी स्थान आता है या जो भी धाराएं आती हैं उन्हें गर्म करती हुई चलती हैं, यानी उनका तापमान बढ़ाती हुई चलती हैं। यदि ठंडी जलधाराएं इस स्थान से होकर गुजरेंगी तो ठंडी जलधाराएं उन स्थानों के तापमान को कम करती हुई चलती हैं। ध्यान रखिएगा, ये इन जलधाराओं की विशेषताएं हैं। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इमेज देखनी होगी कि कौन सी जलधारा आपके प्रश्न के मुताबिक इसमें शामिल है, ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दो धाराएं क्या करती हैं? तापमान को कम करने के लिए सहायक है। तापमान को कम करने के लिए सहायक है, इसका मतलब ठंडी जलधारा, क्योंकि ठंडी जलधारा तापमान को कम करेगी, है ना। ठीक है, लैब्राडोर करंट एक ठंडी जलधारा है, हमने देखा, लेकिन हमारे ऑप्शन में लैब्राडोर करंट है नहीं। ठीक है, हमारे ऑप्शन में है कैनरी करंट। देखिए, कनारी जिससे लिखा गया है हिंदी में, कनारी करंट। ठीक है, ये देखिए कहां से प्रभावित हो रही है? ये इस रीजन से हो रही है, अफ्रीका के ये उत्तर पश्चिमी हिस्से में, देखा आपने, ये इस हिस्से से प्रवाहित हो रही है। और कनारी करंट फिर यहां पर जाकर जब यहाँ से जो गर्म जलधारा है, इक्वेटर वाला क्षेत्र, ध्यान रखिए इक्वेटर वाला रीजन है, तो इक्वेटर वाले रीजन से ये क्या हो जाती है? गर्म जलधाराओं में परिवर्तित हो जाती हैं। तो कनारी करंट यहाँ पर ठंडी जलधारा है, जो हमारे ऑप्शन में एक आंसर होगी, क्योंकि दो जलधाराएं पूछी गई हैं। तो देखते हैं कि दो जलधाराओं में से क्या, पहली बात कनारी, ये बिल्कुल शामिल है इसमें। गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील, क्यूरोशिवो धारा और बेंगुला धारा, इनको देख लेते हैं। देखिए, हम बात करें इसी के ठीक आप नीचे की ओर आएंगे। देखिए यहाँ पर अगर आप इसी को ऐसे देखें, इक्वाडोर करंट के बाद यहाँ पर देखिए आती है गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम क्या है? इक्वेटर से ऊपर की ओर जा रही है, ये इक्वेटर वाला रीजन है। फिर उसके बाद यहाँ आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ये ऊपर जाएगा, जो नॉर्थ अमेरिका है उसके पूर्वी हिस्से से ये ऊपर की ओर जाएगी। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, यानी ये हमारे इस प्रश्न का सही जवाब नहीं होगी। ठीक है, और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। इक्वेटोरियल एक करंट है ये, फिर नीचे आएंगे। देखिए बेंगुला करंट क्या है? ये नीचे से ठंडी वाले क्षेत्रों से ऊपर की ओर जा रही है। बेंगुला करंट क्या है? जो तापमान को कम करती चलेगी, क्योंकि ये ठंडी जलधारा है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये दो हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। कहां पर? केप ऑफ जो गुड होप है, इससे दो भागों में ये धारा डिवाइड हो जाएगी। एक धारा इस तरीके से जाएगी ऑस्ट्रेलियन रीजन के आसपास, और एक ठंडी धारा इस तरीके से ऐसे आएगी। ठीक है, तो जो बेंगुला करंट है ये भी ठंडी जलधारा है, तो ये इसके प्रश्न में शामिल होगी। देखिए कहां पर है बेंगुला, 1 और 4। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा ये शामिल नहीं होगी। ब्राजील और बचती है क्यूरोशिवो। ठीक है, ब्राजील जलधारा देखिए ये गर्म जलधारा है, यानी ये भी हमारे प्रश्न का सही जवाब नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखें। क्यूरोशिवो की बात करें तो ये रशिया के इस वाले हिस्से में, पूर्वी हिस्से की हम बात कर रहे हैं। यहां से ठंडी जलधारा एक ऊपर से नीचे की ओर आती है, ओयासिवो। ध्यान रखें, ओयासिवो।
ओया से वो ठंडी जलधारा है, जबकि जो क्यूरो से वो है, ये देखिए गर्म जलधारा है। ये विषुवतीय क्षेत्र से ऊपर की ओर जा रही है, यानी ये गर्म वाले स्थान से ऊपर की ओर जा रही है, तो ये तापमान को गर्म करेगी, ऊपर वाले स्थान के तापमान को क्या कर देगी, बढ़ाएगी, ठंडी नहीं करेगी। जो क्यूवो से वो है ये ठंडी करेगी, लेकिन हमारे प्रश्न में तो क्यूरो से वो है, तो ध्यान रखें क्यूरो से वो की वजह से क्या होगा, ये एक प्रकार की गर्म जलधारा है जो गर्म करेगी, तापमान को कम नहीं करेगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब, ब्राजीलियन धारा में भी देखा हमने एक प्रकार की गर्म जलधारा है, हमने देखा कि गल्फ स्ट्रीम भी एक प्रकार की गर्म जलधारा है, जबकि कनारी करंट और बैंगुला करंट ये ठंडी जलधाराएं हैं, ये तापमान को कम करने के लिए सहायक होंगी, है ना। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 1 और 4 देखें कहां है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री जल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। आपके पास ऑप्शन है, समुद्री जल का घनत्व तापमान, दबाव और लवणता पर निर्भर करता है। दूसरा कथन है, घनत्व पर जल की अभिसारिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी है, तापमान के बढ़ने घटने से जल के ऊष्मीय विस्तार में परिवर्तन होता है। और चौथा कथन है, मध्य अक्षांशों में अत्यधिक वर्षण के कारण घनत्व अधिक होता है। ठीक है, अब इन चारों कथनों के आधार पर आपको सही विकल्प का चयन करके उत्तर बताना है। ऑप्शन ए है 1 और 4, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 3 और 4। तो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्नों को ठीक से हल करने के लिए जरूरी है सेंटेंस को आप ठीक से समझें। पहला कथन क्या कह रहा है, समुद्री जल का घनत्व तापमान, दबाव और लवणता पर निर्भर करता है। समुद्री जल का घनत्व दरअसल है क्या, तो किसी भी समुद्री जल के एक इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान यानी भार, यही उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो किसी समुद्री आयतन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें, किसी समुद्री जल के एक इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान या उपस्थित जो भार है उसका, जल का, वही क्या है, उसका घनत्व है। ठीक है, अब घनत्व की गणना कैसे की जाती है, तो घनत्व की गणना के लिए हमने यही बात कही कि किसी भी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान, प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान की मात्रा किसमें, ध्यान रखें, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान की मात्रा उसका घनत्व कहलाता है। जब हम बात करेंगे सागर की, ठीक है, तो घनत्व सागरीय जल इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हम सागरीय जल की बात करें तो सागरीय जल के लिए घनत्व बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। क्यों महत्वपूर्ण गुण है, इसे हम समझते हैं हमारे सेंटेंस के हिसाब से। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि समुद्री जल का घनत्व तापमान, दबाव और लवणता पर निर्भर करता है। देखिए, जब हम घनत्व की बात करते हैं यानी हम प्रति इकाई आयतन में उसके द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो द्रव्यमान यहां पर आ जाएगा, और द्रव्यमान तापमान पर से भी प्रभावित होता है और दबाव से भी प्रभावित होता है। तो देखिए, ये ध्यान रखें आप हमेशा कि समुद्री जल का घनत्व 3 कारकों पर निर्भर करता है। ये 3 कारक तापमान, दबाव और लवणता होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि जो घनत्व है वह सागरीय जल का महत्वपूर्ण गुण होने के साथ साथ यह महासागरीय गतियों को भी निर्धारित करता है, इसी पर निर्भर है। और घनत्व के लिए बात की जाए तो 3 कारकों पर यह निर्भर करता है, और ये तीनों कारक तापमान, दबाव, लवणता और निर्भर है, तो कथन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, कथन 2 क्या कह रहा है, घनत्व पर जल की अभिसारिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि घनत्व पर जल की अभिसारिता का प्रभाव पड़ता है। कैसे, मान लीजिए कि ये महासागर है, ठीक है, महासागर है, यहाँ पर क्या है, जल। ठीक है, तो जल की अभिसारिता का घनत्व पर प्रभाव पड़ने के लिए क्या जानना होगा कि मान लें कि ये जल अधिक लवणीय है। अगर ये अधिक लवणीय है, इसका मतलब इसमें क्या है, सॉल्ट है। अधिक लवणीय होने का मतलब क्या है कि इसमें अधिक सॉल्ट है। ठीक है, यदि अधिक लवणीय जल का अभिसरण किसी स्थान पर हो रहा है तो सागर जल का जो घनत्व है वह अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, इसे भी समझते हैं। अगर सॉल्ट है, इसका मतलब कि जो कण है बहुत नजदीक होंगे। ठीक है, इस वजह से कहा जाएगा कि इसका घनत्व
अधिक होगा। इसके विपरीत यदि यह कम लवणीय है तो जल का अभिसरण घनत्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ जो दूसरा सेंटेंस है वह गलत हो जाएगा। तीसरा, तापमान के बढ़ने घटने से जल के ऊष्मीय विस्तार में परिवर्तन होता है। यह बात बिल्कुल सही है। तापमान अधिक है तो जो जल है उसका फैलाव होता है, अगर तापमान कम है तो जल का फैलाव कम होता है। तो यदि हम तीसरे सेंटेंस की बात करें, तीसरे कथन की बात करें तो सत्य है। ऊष्मीय तापीय विस्तार तब होता है जब समुद्री जल के बढ़ते तापमान के कारण समुद्री जल विस्तारित हो जाए, ठीक है, या हो जाए फैल जाए। तो महासागर पर भी जो सौर विकिरण है उसकी जो ऊष्मा है, या मान लीजिए महासागर है तो सौर विकिरण या उसकी ऊष्मा का महासागर पर प्रभाव पड़ता है। यदि इसका तापमान पड़ता है महासागर के सतह पर, तल पर, तो महासागर का जल है जो उसका उसमें फैलाव होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। जो वैश्विक समुद्र स्तर की वृद्धि है वे ग्लेशियरों के पिघलने के कारण भी होती है। तो तीसरा कथन यहाँ हो जाएगा सही। चौथा है, मध्य अक्षांशों में अत्यधिक वर्षण के कारण घनत्व अधिक होता है। यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मध्य अक्षांशीय रीजन की यदि हम बात करें, वहां पर मान लीजिए बहुत अधिक वर्षण होगा, मान लीजिए कि वहां बहुत अधिक वर्षण हुआ, तो जब वर्षण होगा इसका मतलब स्वच्छ जल की प्राप्ति हो रही है, और जहां जहां स्वच्छ जल की प्राप्ति या उनकी वृद्धि होगी जिस जल में, जिस महासागर में, वहां पर लवणता क्या होगी, कम होगी। और अभी हमने पढ़ा कि लवणता घनत्व का संबंध है, लवणता अधिक है तो घनत्व अधिक है, लवणता कम है तो घनत्व कम होगा। जैसे जैसे स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी तो क्या होगी, लवणता में कमी आएगी, और अगर लवणता में कमी आएगी तो घनत्व में भी कमी आएगी। यहाँ क्या लिखा है, घनत्व अधिक होगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो कौन से कथन यहाँ पर सही है, 1 और 3, पहला और तीसरा कथन यहाँ पर सही है। तो इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, विल्सन चक्र का उचित क्रम है। विल्सन साइकिल, विल्सन की बात की जाए, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने विल्सन चक्र के बारे में बताया। विल्सन चक्र को अगर आप मोटे तौर पर समझे तो दरअसल इन्होंने एक प्रक्रिया बताई। आपने जो सागर नेतल प्रसरण सिद्धांत पढ़ा होगा, ये उससे मिलती जुलती हुई प्रक्रिया है। क्या है ये प्रक्रिया? इन्होंने कहा कि सबसे शुरुआती समय में जो ये महाद्वीप है मान लीजिए, और इसके चारों तरफ मान लीजिए क्या है, महासागर। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कहा कि इस महाद्वीप में भ्रंश घाटी निर्मित होगी, इसके बीच में तनाव कार्य करेगा। तनाव कार्य करने की वजह से ये जो एक महाद्वीप था, ये 2 महाद्वीप, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और इसके बीच में महासागर का विस्तार होगा। तो पहले जो स्थिति थी उसमें जो महासागर था वह भ्रूणीय रूप में था। फिर जब ये इसमें तनाव काम किया, भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ और भ्रंश घाटी में बीच में तनाव बल कार्य करने लगा, ये दोनों विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगे। विपरीत दिशा में महाद्वीपीय टुकड़ों के प्रवाहित होने की वजह से बीच में किशोर अवस्था में महासागर की उत्पत्ति होती है। फिर बाद में लंबे समय के बाद, ध्यान रखें, जो इसमें एक प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, लंबा समय गुजर गया। अब जब लंबा समय गुजर गया, ये जो महाद्वीपीय बेसिन है इसमें भी विस्तार हो गया काफी, और ये काफी विस्तृत भी हो गया। फिर इसके बाद एक समय के बाद फिर से क्या होता है, इनमें महाद्वीपीय फटन के बाद इनमें वापस से नजदीकी शुरू होती है। जैसे ही नजदीकी शुरू होती है तो ये बेसिन सिकुड़ता चला जाता है। सिकुड़ने के क्रम में जो प्लेट ज्यादा भारी होगी, मान लीजिए ये भारी है, तो सिकुड़ने के क्रम में ये नजदीक आ रहे हैं, संपीड़न बल कार्य कर रहा है, और संपीड़न बल कार्य कर रहा है तो ये प्लेट नीचे की ओर चली जाएगी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, क्षेपण हो जाएगा। ये जल यहाँ पर नीचे समाहित हो गया, नीचे चला गया। अब इसका, इस प्लेट का इसके नीचे क्या हो गया, क्षेपण हो गया। क्षेपण होने के क्रम में और भी ज्यादा इनमें संपीड़न बल कार्य करेगा। संपीड़न बल के कार्य करने की वजह से ऊपर यहाँ पर द्वीपीय चाप आदि का निर्माण होगा। यहाँ पर ही जैसे जैसे संपीड़न बल कार्य करता है, हमने पढ़ा है संपीड़न बल के कार्य करने से वलन आदि की क्रियाएं होती हैं, और इसके बाद ऊपर यहाँ पर अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होने लगता है, जिन्हें महाद्वीपीय चाप कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, महाद्वीपीय चाप के निर्माण के बाद और अंत में क्रियाएं बढ़ती गई, ये होता गया, और इसके बाद अंत में महाद्वीपीय सीवन या ध्यान रखें सुचुर का निर्माण होता है। इसकी अंतिम अवस्था है महाद्वीपीय सीवन या सुचुर का निर्माण। पूछा क्या गया है, देखते हैं। विल्सन चक्र हमने मोटे तौर पर समझ लिया, ये प्रक्रिया क्या है। ठीक है, पहला कथन है, महाद्वीपीय फटन और निष्क्रिय सीमांतों वाली चौड़ी महासागरीय बेसिन का निर्माण।
दूसरा है द्वीपीय चाप और महाद्वीपीय चाप और ओरोजन का निर्माण। तीसरा कथन है महासागरीय लिथोस्फीयर विभंग और नई क्षेपण सीमाओं का आकार ग्रहण करना। चौथा है प्लेट विपरीत दिशा में गतिशील और महासागरीय बेसिन बंद होने लगता है। पांचवा है महाद्वीपीय सीवन सुचुर का निर्माण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। आपको एक निश्चित क्रम बताना है कि इसका निश्चित क्रम क्या है, विल्सन के जो चक्र है उसका। और हमने अभी विल्सन के चक्र को मोटे तौर पर समझा भी, ठीक है, विस्तार से समझेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए है 1 3 4 2 5, ऐसे तरीके से 4 ऑप्शन में आपको क्रम दिए हैं। ये अक्टूबर 2022 में पूछा गया था। हम समझते हैं क्रम को। देखिए, यदि हम हमारे 4 ऑप्शन में समझें तो महाद्वीपीय सीवन या सुचन का निर्माण होगा सबसे अंत में, यानी ये सबसे अंतिम अवस्था होगी, 5वीं। ठीक है, अब आपको 1 2 3 और 4 इन अवस्थाओं के बारे में पता करना है। जो सबसे पहली अवस्था थी, हमने देखा सबसे पहले जो भ्रूणीय बेसिन था उसके निर्माण की बात की जाती है। तो जो पहली अवस्था आप 4 हमारे सेंटेंसों में यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले आप यही पाएंगे कि महाद्वीप का जो एक बड़ा सा महाद्वीप है, इसका बीच से फटन होता है और निष्क्रिय सीमांतों वाली चौड़ी महासागरीय बेसिन का निर्माण होता है। ये फटकर इस तरीके से आगे की ओर जाती है और यहाँ पर बेसिन का निर्माण होता है। तो पहला तो यही स्टेटमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 नंबर पहले नंबर पर आएगा। फिर दूसरा कथन हमने देखा द्वीपीय चाप और महाद्वीपीय चाप ओरोजन का निर्माण। तो द्वीपीय चाप का निर्माण कब हो रहा है? 4th नंबर पर हो रहा है, यानी दूसरा नंबर का कथन 4थे नंबर पर आएगा। तीसरा है महासागरीय लिथोस्फीयर विभंग और नई क्षेपण सीमाओं का आकार या इनका आकार, इनके द्वारा आकार ग्रहण करना। तो ध्यान रखिएगा, जो तीसरा हमारा कथन है वो तीसरे नंबर पर आएगा। फिर प्लेट विपरीत दिशा में गतिशील और महासागरीय बेसिन बंद होने लगना, ये हमने भी पढ़ा था। जैसे ही टूटते हैं तो यहाँ से जो प्लेट है विपरीत दिशा में गतिशील होने लगते हैं, है ना। तो ये हमने पढ़ा, यानी ये 4th नंबर 2 पर आ जाएगा। ठीक है, आपने पूरा क्रम देखा। 1 4 3 2 और 5 ये इसका सही क्रम होगा। तो यदि हम इस प्रश्न के सही जवाब की बात करेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 4 3 2 और 5। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया।